नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का अकादमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की क्लास में हैं। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में हम लोगों ने शुंग वंश, कांड वंश पढ़ लिया था। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से कई सवाल इसमें बनते हैं। शक, सातवाहन, कुषाण। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। शकों के विषय में अगर बात करें तो सबसे पहले इनके विषय में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो शकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमको नक्श ए रुस्तम प्रस्तर से मिलती है। नक्श ए रुस्तम प्रस्तर। और कुछ भारतीय साहित्य हैं जैसे पुराण एवं जैन ग्रंथों में कुछ जानकारी मिलती है इनकी। एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है कल्काचार्य कथानक। जिससे हमको प्रारंभिक जानकारी मिलती है। शकों की कई शाखाएं होती हैं। पंजाब शाखा, जिसका संस्थापक मेहुस होता है। मथुरा शाखा, जिसका संस्थापक हगयानस होता है। उज्जैन शाखा, जो जस्टन है जिसका संस्थापक। इसके साथ साथ महाराष्ट्र शाखा। एक एक शाखा को हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले लेते हैं महाराष्ट्र शाखा। भूमक, है ना? तो भूमक जो है, भूमक के बाद महाराष्ट्र की क्षहराज जो शाखा है, भूमक के बाद महाराष्ट्र की क्षहराज शाखा, इसका प्रमुख जो बना वो नहपान था। और एक नहपान का दामाद था या सेनापति था। नहपान का दामाद जो था उसका नाम था ऋषभदत्त या उषावादा। दोनों नाम मिलते हैं, ऋषभदत्त या उषावादा। ये सेनापति था। अच्छा, जब नाहपान ये शासन कर रहा था, अच्छा, ये महाराष्ट्र की सीमा में वहां पर भारतीय राजवंश भी था, उसका नाम था सातवाहन। सातवाहन जो भारतीय राजवंश था। अच्छा, ये जो शक हैं, ये इनकी मूल जनजाति सीथियन है ना? मूल जनजाति सीथियन है। अब वहां पर सातवाहन वंश भी भारतीय राजवंश, एक सातवाहन भी था। और सातवाहनों का जो राजा था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी था। अच्छा, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम इसकी माँ के नाम पर पड़ा। माँ का नाम था गौतमी बलश्री। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ का नाम था गौतमी बलश्री। अच्छा, ये इधर नाहपान था, तो नाहपान प्लस गौतमी पुत्र सतकर्णी के बीच लड़ाई हुई। दोनों में जब, अच्छा, इसमें नाहपान बहुत बुरी तरीके से हारा। ये जो नाहपान था बुरी तरीके से हारा। और इसने, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसकी हत्या कर दी। कहानी ये है। और इसके राज्य पर कब्जा कर लिया। नाहपान था, नाहपान के राज्य पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से शहराज शाखा जो है समाप्त हो गई। अब आप कहेंगे इसमें प्रश्न कहाँ बनेगा?
ये तो आपने स्टोरी बता दी, लेकिन अब प्रश्न कहाँ बनता है? देखिए कैसे प्रश्न बनता है, नेट कैसे प्रश्न उठाएगा। प्रश्न बनेगा इस तरीके से, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जब नाहपान को हराया तो इतना ही नहीं, उसने उसके खजाने पर कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट है, खजाने पर कब्जा कर लिया, उसे लूट लिया। और जब खजाने पर कब्जा कर लिया तो क्या किया, उसके जो सिक्के मिले, जो सिक्के थे, उन सिक्कों पर क्या किया, बाकायदा खजाना को लूटा, लूटने के बाद उस सिक्कों पर अपना नाम गुदवा दिया, अपना नाम लिखवा दिया। ये हम नहीं करें, ये मुद्रा शास्त्र का अध्ययन एक है, जिससे पता चलता है कि एक तरफ नाहपान का नाम है, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपना नाम गुदवा दिया। इससे ये पता चलता है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, वो बहुत बलशाली था और इसको नाहपान को हरा दिया, हराने के बाद उसके खजाने पर कब्जा कर लिया। जैसे होता नहीं, आज के समय में जब सरकारें बनती हैं तो क्या करती है, सबसे पहले मुद्रा पर काम करती हैं। तो ये अब मिलता कहाँ से, इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में एक जगह है जोगल थम्बी, जहां से हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं। जोगल थम्बी से, जोगल थम्बी नामक एक जगह है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहां से हमें नाहपान के सिक्के प्राप्त हुए, जिस पर गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम एक तरफ गुदा हुआ, सतकर्णी का नाम एक तरफ गुदा हुआ, नामांकित है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछता है, जोगल थम्बी नामक स्थान पूछ लेगा आपसे। एक शाखा थी उज्जैन शाखा, दूसरी शाखा थी उज्जैन शाखा। इसका चेस्टन नाम मिलता है, चेस्टन, चलिए चेस्टन शाखा। यहाँ नाम मिलता है रुद्रदामन का, रुद्रदामन। रुद्रदामन चेस्टन का कौन था? इसका चेस्टन का जो है पौत्र था। अब ये चेस्टन प्लस रुद्रदामन दोनों मिलकर शासन चलाएंगे। दोनों मिलकर शासन करने लगे। अच्छा, रुद्र दामन का महत्वपूर्ण क्या है? रुद्र दामन जो है ना, ये गुजरात जाता है। गुजरात में रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। जब ये गुजरात पहुंचा, अपना साम्राज्य विस्तार किया, और जब साम्राज्य विस्तार किया तो वहां देखा कि जूनागढ़ में एक झील है जो बड़ी दयनीय दशा में है। वहां के लोगों ने बताया कि साहब, ये एक झील है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ उसका एक सौराष्ट्र का प्रांत पति था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका एक प्रांतपति था। क्या नाम था? याद होगा, तुम लोग पढ़े थे मौर्य काल में, पुष्पगुप्त वैश्य, है ना? पुष्पगुप्त वैश्य, इसने एक झील बनवाई थी। बाद में इसको अशोक ने, एक शासक हुआ अशोक, अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसने क्या किया, रुद्रदामन ने इसी स्टोरी को, उसने इसी कहानी को एक पत्थर पर लिखवा दिया, पत्थर पर लिखवा दिया। अब प्रश्न क्या बनता है? संस्कृत में, अब प्रश्न क्या बनता है? तो सबसे पहले तो इसके समय में संस्कृत भाषा का विकास हुआ,
और संस्कृत भाषा में और चंपू शैली में। चंपू शैली जानते हो? गद्य और पद्य। गद्य और पद्य चंपू शैली में इसने लिखा दिया। सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया, और उसके समय में उज्जैनी जो थी प्रमुख शिक्षा का केंद्र बनी। और ये जो रुद्रदामन था वह कुशल राजनीतिज्ञ था। आप प्रश्न क्या बनता है नोट कर लो यहाँ, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट बनता है कि जूना जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था, है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र किसका? रुद्रदामन का जूनागढ़। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, है ना। किस कौन सी शैली? चंपू शैली। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, जब रुद्रदामन जब रुद्रदामन शासन कर रहा था, इसी समय ये जो सातवाहन वंश का राजा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था उस समय। और पुलवामी के भाई की शादी रुद्रदामन की बेटी से हुई, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण दोनों में संघर्ष हुआ। रुद्रदामन अपने अभिलेख में बताता है कि सतकर्णियों को मैंने हराया है। ये दक्षिण में सातवाहन वंश की स्थापना हुई, है ना। तो जो सातवाहन है, उस सातवाहन वंश की स्थापना एक शिमुक नामक व्यक्ति ने करी थी। शिमुक नामक व्यक्ति, चलिए लिख लीजिए। शिमुक नामक व्यक्ति ने की स्थापना की। ओके। जो इस वंश की स्थापना शिमुक नामक व्यक्ति ने करी, इसने राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ किया। इस इनकी जो राजधानी थी, जो सातवाहनों की राजधानी थी, वह थी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठन, है ना। जो आरंभिक सातवाहन वंश है, सबसे पहले मिलता है सिमुक। सिमुक के विषय में जानकारी हमको सिमुक के नानाघाट अभिलेख से मिलती है, या फिर पुराणों से मिलती है ना। एक नानाघाट अभिलेख है, उससे जानकारी हमको मिलती है सिमुक के विषय में। ये 234 ईसा पूर्व से 211 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद दूसरा मिलता है व्यक्ति, उसका नाम है कान या कान्हा, या कान प्रथम या कृष्ण। ये शायद संभवतः इसका भ्राता रहा होगा सिमुक का। तीसरे नंबर पर मिलता है श्री सतकर्णी प्रथम। श्री सतकर्णी प्रथम, ये सिमुक का पुत्र था। ये पुत्र था सिमुक का, और इसकी पत्नी नैनिका या नागनिका थी। इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया, सतकर्णी ने एक अभिलेख लिखवाया। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सतकर्णी ने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम था नानाघाट अभिलेख। नानाघाट, इसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। जो प्रारंभ में जमीनें दान दी जाती थी सामंतों को, उसके विषय में जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है, वो नानाघाट अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में हकुरसी नाम का एक व्यक्ति मिलता है। हकुश्री, सविश्री मिलता है। इनका सिर्फ नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है पुराणों में, वंशावली का। इनका कोई महत्व नहीं विशेष मिला। उसके बाद में स्कंद स्तंभी, स्कंद स्तंभी, संभवतः ये राजा नहीं बने हैं, इनका नाम मिला है। उसके बाद मिला है सतकर्णी, सतकर्णी द्वितीय। उसके बाद अपीलक, उसके बाद में हाल। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। हाल क्यों इंपॉर्टेंट? हाल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है गाथा सप्तशती। और हाल की पत्नी मलयवती नाम मिलता है, पत्नी थी मलयवती। ये संस्कृत की विदुषी थी। और दरअसल क्या हुआ, एक व्यक्ति थे सरवर्मन, हाल को पढ़ाते थे। उन्होंने एक किताब लिखी कातंत्र नाम से। अभी तक जितने शासकों ने शासन किया उन्हें उत्तरवर्ती शासक कहा जाता है। उसके बाद अब ये मिलेगा गौतम पुत्र सतकर्णी। अब यहाँ से प्रारंभ होता है इनका गौतम गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम क्योंकि वो दरअसल क्या है, इसकी जो माता के नाम पर इसका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी पड़ा।
और इसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। बलश्री माता के नाम पर। तो इसका मतलब ये है, जो अगर किसी के माता के नाम पर किसी व्यक्ति का नाम है तो टाइटल लगा है, तो उस समय मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। अभी हम लोगों ने देखा नाहपान वंश, जो खैरात वंश का शासक नाहपान था, उसको इन्होंने खैरात वंश को समाप्त कर दिया था। जो खैरात वंश था उसका समापन करने वाले ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था। और शकों को दक्षिण भारत में प्रवेश करने से रोकने वाले राजवंश जो है वो सातवाहन वंश ही था। हमने अभी बात करी कि जोगलथम्बी से इनके सिक्के मिले, प्रमाण मिले, और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नासिक अभिलेख लिखवाया, जिससे इसकी राजनीतिक स्थितियों के बारे में पता चलता है ना। जोगलथम्बी तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नासिक, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नासिक अभिलेख लिखवाया। नासिक अभिलेख इसके विषय में ऐसे ही राजनीतिक स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुलमावी। अब इस समय क्या है, जब वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आया उस समय जो शकों की दूसरी शाखा थी उज्जैन में, तो उन्होंने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को हराया। और इसका रुद्रदामन अभिलेख में वर्णन मिलता है कि मैंने सतकर्णियों को हराया 2 बार। दरअसल वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के भाई से रुद्रदामन की बेटी की शादी, उसका जो अगला शासक आया वो आया शिवश्री सतकर्णी। उसके बाद शिवस्कंद सतकर्णी, माधुरीपुत्र सक्सेना सतकर्णी, उसके बाद गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सतकर्णी, गौतमी सतकर्णी बीचे, और उसके बाद में पुलमावी तृतीय। उसके बाद इस राजवंश का समापन होता है, तो बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय दिखाई देता है। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सातवाहनों ने प्रोटीन के सिक्के जारी किए, प्रोटीन और कांच के, आज में क्रिस्टल। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग कुषाण वंश पढ़ने वाले हैं। कुषाण वंश चीनी व्यक्ति हैं ह्वेंसा, उनसे जानकारी मिलती है, और नागार्जुन के माध्यमिका सूत्र से और अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से हमको जानकारी मिलती है। तो लिखना चाहिए, लिख लीजिए कुषाण राजवंश के विषय में जानकारी। कुषाण राजवंश के विषय में जानकारी हमें ह्वेंसा, नागार्जुन के माध्यमिका सूत्र, नागार्जुन के माध्यमिका, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र से कुषाण वंश के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनकी भी, कुषाण की भी कई शाखाएं हैं। ये यूची जनजाति से संबंधित थे। यूची जनजाति, इनके 4-5 कबीले हुए, और इनका जो उजुल कटफिसेस है, उजुल कटफिसेस ने सभी शाखाओं का नेतृत्व किया। के बाद उसका पुत्र बना, शासन उत्तराधिकारी बना भीमगढ़फिसेस। भीमगढ़फिसेस भीमगढ़फिसेस बना। इसने भीमगढ़फिसेस ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। सोने और तांबे के सिक्के चलाए। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके समय में पूछा जाता है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम भीमगढ़फिसेस ने अपनाया। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम भीमगढ़फिसेस ने अपनाया। इसी तरीके से इसने इसने महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि उपाधियां धारण करी। कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती है। अब भीमगढ़फिसेस के बाद
उत्तराधिकारी जो हुआ वो कनिष्क हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में। दरअसल क्या भीमगढ़ का कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, तो कनिष्क को चुना गया। ये भारत में कुषाण राज्य जो है दक्षिण में सांची से लगाकर और पूर्व में मगध तक विस्तृत था। कनिष्क ने पुरुषपुर या पेशावर को राजधानी बनाया। पुरुषपुर या पेशावर राजधानी बनाया। अच्छा, उसने पेशावर में ना पुरुषपुर में एक स्तूप विहार का निर्माण किया है ना, स्तूप विहार का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पूछता कैसे है, प्रश्न कैसे बनता है। कनिष्क जब पाटलिपुत्र गया तो वहां पाटलिपुत्र में जब हमला किया तो उसने बुद्ध का दांत मांगा है ना, बुद्ध का दांत मांगा और वही दांत लेकर के आया और उसने एक स्तूप विहार बनवाया जिसमें उसने उसका नाम रखा दंत पगोड़ा है ना, दंत पगोड़ा। दरअसल क्या है, बुद्धिज्म बौद्ध भिक्षुओं का जो हम्बलनेस था व्यवहार उससे प्रभावित हुआ। अच्छा, उसने क्या हुआ, इसके समय में एक बौद्ध संगीति होती है, ये पाटलिपुत्र में अश्वघोष के एक धर्मगुरु रहते थे और उस धर्मगुरु को उसने राजधानी में बुलाया, उनसे चर्चा पर चर्चा किया और सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा तो लोगों ने बताया कि इसके पहले जो मौर्य शासन काल में एक राजा था अशोक, उसने एक संगीति करवाई थी, तृतीय संगीति बहुत संगीति, और उसमें संघ भेद को रोकने के लिए उसने निर्देश दिए थे। तो कनिष्क ने कहा ठीक है, हम लोग क्यों ना एक सम्मेलन करते हैं। तो उसने कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में और उसके बौद्ध आचार्य जो अध्यक्षता की बौद्ध आचार्य थे वसुमित्र ने करी। ये हम लोगों ने विस्तार से पढ़ाया जा चुका है। ये जो चारों संगीतियां हुई, उन चारों संगीतियों का क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए अब इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इसमें। इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो कनिष्क के समय में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि बौद्ध संगीति हुई है ना, बौद्ध संगीति हुई। दूसरा क्या किया उसने, एक स्मारक बनवाया दंत पगोड़ा नाम से, है ना, और उसने एक कैलेंडर जारी किया 78 ईस्वी में, कैलेंडर जारी किया। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। अगर बड़ा बड़ा विस्तार में लाइन टू लाइन लिखना चाहते हो तो इस तरीके लिख सकते हो। पेशावर में दंत पगोड़ा बौद्ध स्मारक की स्थापना की, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जो कश्मीर में कुंडलवन में अध्यक्षता इसकी वसुमित्र ने करी, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे, संरक्षक इसका कनिष्क था। हाँ, पहली बार सम्मेलन ये संस्कृत भाषा में हुआ। ये सारा कुछ लिख सकते हो। इसमें त्रिपिटक और भाष्य लिखी गई। इसके संकलनकर्ता कौन थे, वसुमित्र थे। हाँ, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, महायान हीन और शक संवत ये 78 की स्थापना करी, तिथि 78 है ना कैलेंडर की। और इसका जो एक अभिलेख है धनदेव का अभिलेख, इसी के काल का है। और सिलेक्शन नोट कर लीजिए पॉइंट। पेशावर में दंत पगोड़ा बौद्ध स्मारक की स्थापना करी, पेशावर में दंत पगोड़ा बौद्ध स्मारक की स्थापना की। एक तो ये हो गया। दूसरा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। तीसरा, अब इसी में लिख लीजिए आप, अध्यक्ष वसुमित्र हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं, है ना, और ये जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है ना त्रिपिटक जो है, और बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, ये सारा कथा लिख लीजिए आप। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे चारों जो संगीतियां हुई उसके विषय में। उसके बाद ये नेक्स्ट, शक संवत की स्थापना की तिथि 78, ये सब इस शक संवत की स्थापना की तिथि 78 ईस्वी। अयोध्या स्थित धनदेव का अभिलेख इसी के काल का है, फोर्थ नंबर पर। अयोध्या स्थित धनदेव का अभिलेख इसी के समय का। नेक्स्ट लीजिए, कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक निवास करते थे। कनिष्क के दरबार में
प्रसिद्ध विद्वान चरक निवास करते थे। अष्टगोत्र, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ये विद्वान इनके दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग दक्षिण भारत का संगम काल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुझाव और प्रश्न आमंत्रित हैं आप सभी के।